Hello students, welcome on Biology Village. And now we are going to discuss 20 questions multiple choice type के and concern to different topics of botany. मतलब we can say that कि जनरल बॉटनी के बारे में हम बात करेंगे, जस्ट ए जनरल टॉपिक ऑफ बॉटनी, जिसमें गाइस हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होगा वो डी से, ये कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जा सके। दूसरा पॉइंट है कि जो क्वेश्चंस हैं ये सभी डिफरेंट टाइप के, जो स्टेट्स के पीजीटी और टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स हो वेयर बॉटनी इज ए सब्जेक्ट, वहाँ से कलेक्ट किए गए और थोड़ा उन्हें इनलार्ज किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेट पूछ सकते थे इसमें हम या कुछ और, बट हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को इनलार्ज किया कि उसके बारे में जो टोटल इन्फॉर्मेशन वो देने की कोशिश करी कि जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। अब किसी दूसरे एस्पेक्ट पे भी क्वेश्चन किया जा सके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्टेट पूछ लें कि लोकेशन क्या है, एंड देन हम ये पूछ सकते हैं कि इसका नेम क्या था पहले, अब क्या नेम है, कितने एरिया में है, किसके नाम पे दिया गया, उन्होंने क्या किया, कोई और इसे स्टेटस मिला हुआ, जैसे कुछ नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिल जाता है, या फिर कोई इसके आस पड़ोस में दूसरी कोई सेंचुरी या फिर वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, तो उस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आपको अच्छे से पता होगा ये पहले यूपी में था, बट बिफोर डिवाइडेशन इन 2001 ये हो गया उत्तराखंड में। ठीक है गाइस, आज के टाइम इसकी लोकेशन क्या है, उत्तराखंड है, और इट वाज आल्सो नोन एज हैले नेशनल पार्क या फिर रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है गाइस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट है, कभी ज़माने में से रामगंगा और सबसे पहले से हैले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, बट आज इसका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दूसरा पॉइंट है कि जिम कॉर्बेट बाज ए हंटर, एक शिकारी थे, एंड रिटन ए बुक, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था मैन ईटर ऑफ कुमायूं। ठीक है, इनकी बुक का टाइटल क्या था गाइज, मैन ईटर ऑफ कुमायूं। इस बुक को राइटर कौन थे, जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पे ये पार्क है। थर्ड स्टेटमेंट है गाइज कि जो टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला हुआ है, नाउ इट इज़ ए टाइगर रिजर्व, आज के स्टेटस में ये नेशनल पार्क के साथ टाइगर रिजर्व है। ठीक है गाइज, क्योंकि टाइगर रिजर्व बाद में किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को या नेशनल पार्क को डिक्लेरेशन मिलता है, तो इट इज़ ए आल्सो ए टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क के साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। एंड डी सोना नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद दिस, मतलब इस नेशनल पार्क के पड़ोस में या इसके जो एरिया होता है उसके अंदर एक सेंचुरी आती है, जो कि छोटा एरिया होता है जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का दूसरी चीज़ होती है वो बहुत बड़ी होती है, केवल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। आप मेरा पुराने वीडियो देखें जिन पर इनका जो करंट डेटा है 2021 वो आपको मिलेगा, नेशनल पार्क का, टाइगर रिजर्व का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एंड बायोस्फीयर रिजर्व का। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है एक छोटा सा एरिया होता है, जो सोना नाडी नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो इसी नेशनल पार्क से एसोसिएटेड, मतलब ये कहाँ भी है, इसकी लोकेशन भी उत्तराखंड होगी। सो गाइस करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये मतलब सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं। देखिए एकदम हम वाइल्ड लाइफ से कहाँ पहुँच गए, एनाटॉमी में पहुँच गए थे। इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। क्या ट्रू स्टेटमेंट, मतलब कोई स्टेटमेंट है, बताना है कि सही और गलत क्या है। इन मोनोकाट द फ्लावर्स आर ट्राइमेरस। देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो टाइप के होते हैं, डाइकाट और मोनोकाट, दोनों, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो दोनों में फ्लावर आएंगे। अब मोनोकाट और डाइकाट के फ्लावर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन मोनोकाट में फ्लावर्स आर ट्राइमेरस, ट्राइमेरस जैसे दिस टाइप इस तरीके से होते हैं, और पेंटामेरस दिस वन एंड दिस वन। तो मोनोकाट में जो नंबर कम होती है मतलब ट्राइमेरस होते हैं, और डाइकाट में आपके पेंटामेरस होते हैं। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, और वैसे भी क्वेश्चन को हम पता कर सकते हैं कि एग्जाम्पल दे दें किसी 3 प्लांट के मोनोकाट के, और उसमें पूछे कि फ्लावर इसमें ट्राई या ट्राइमेरस फ्लावर नहीं है, तो कहने का मतलब है ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेके चल रहा है स्टडी का गाइज, जिसमें ये बात क्लियर हो कि जितने भी मोनोकाट प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, इसके अपोजिट डाइकाट में फ्लावर जो होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं। देन प्लांट्स एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर ऑल फोटो ऑटोट्रॉफ, मतलब ये 4 ग्रुप हैं। देखिए प्लांट है, ब्लू एल्गी हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब जो हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सभी कैसे गए ऑटोट्रॉपिक, मतलब दे हैव क्लोरोफिल एंड एबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये प्रोसेस जो कर सकते हैं इस तरीके से, स्टेटमेंट भी ठीक है। एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द। तो इसमें देखिए आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिली है कि इतने सारे जो मेंबर्स हैं ये सभी ऑटोट्रॉप्स हैं। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब लाइट का यूज़ करके अपना भोजन बना सकते हैं, और मोनोकाट के फ्लावर जो होते हैं ट्राइमेरस और डाइकाट के पेंटामेरस। उसी तरीके ध्यान रखें, मोनो का मतलब 1 से होता है 3 और डाई का मतलब ज़्यादा मैक्सिमम, तो पेंटामेरस। इस तरीके से आप इसे मेमोराइज कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं।
व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। आपने अगर टॉपिक तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं खैर, बट एक बता दूं, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक फीचर होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डाइकॉट का, स्पेशली उनके जो स्टेम होते हैं जिसका हम मेन टिम्बर बोलते हैं उसे, जिससे हमें टिम्बर मिलती है, या ट्रंक बोलते हैं, उसकी मोटाई में वृद्धि के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। और गाइस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कैम्बियम का होना, कार्क कैम्बियम। अब उसके दो टाइप होते हैं, इंट्राफेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम। खैर, रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कहीं पर रिपोर्ट होती है, कहीं पर नहीं रिपोर्ट होती। सबसे पहले तो डाइकाट में बात करें, फिर आता है मोनोकाट के, फिर वही बात स्टेम मोनोकाट का, रूट मोनोकाट की, डाइकाट का स्टेम और डाइकाट की रूट। इन 4 पॉइंट हो, 4 पॉइंट में सबसे जो प्रोमिनेंट या सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है वो डाइकाट के स्टेम में देखी जाती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है गाइस वो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट की बात करते हैं कि रूट जो होती है किस प्लांट की, इन्होंने ये भी क्लियर किया है, रूट। तो इसका मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की रूट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट क्या है। इट अकर्स बाय बोथ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर, मतलब स्टील जो सबसे सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है, वो वाला, या उसके बाहर जो रीजन होता है, ठीक है, जैसे कार्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम, ये 2 पॉइंट आते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम आप समझते हैं गाइस, जो आपका वैस्कुलर बंडल होता है इस तरीके से, जिसमें बाहर की तरफ फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ जाइलम होता है, तो ये वाला जो कैम्बियम होता है गाइस इसे हम वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, क्योंकि ये आपका वैस्कुलर बंडल के अंदर है। अब ये 2 टाइप का होता है, जैसे अब वैस्कुलर बंडल 2 इस तरीके से अरेंज होते हैं इस स्टेम में, तो ये वैस्कुलर बंडल दूसरे वैस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम हो गया। अब ये वाला जो कैम्बियम की पूरी क्लियर बनती है जिस तरीके से दूसरे वैस्कुलर बंडल यहाँ पे होते हैं, तो इस तरीके से इन्हें जो अंदर वाला होता है इसे आपको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, इंटरफेसिकुलर, ये वाला इंट्रा कहलाएगा गाइस, और जो बीच में आएगा 2 बंडल के बीच में कैम्बियम, क्योंकि कैम्बियम की पूरी स्ट्रिप मतलब एक सर्कल होता है, तो इसे हम बोलते हैं हम इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में, ठीक है, इंटरा का मतलब होता है इनसाइड ए वैस्कुलर बंडल, एक इंडिविजुअल के अंदर, और 2 के बीच में मध्य से बोलते हैं इंटर, तो इंट्रा और इंट्रा होता है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो कार्क कैम्बियम में रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें आपका वैस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम दोनों ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। दैट मीन्स कि स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर दोनों कैम्बियम इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट है जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल और एक्जार्क होते हैं। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आपको लग रहा है, देखिए जो रूट के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक्जार रेडियल होते हैं, और रूट की जो दूसरी क्वालिटी होती है वो एक्जार्क होते हैं। इसके अपोजिट अगर हम स्टेम में बात करेंगे तो यहाँ पे रेडियल जब कंजॉइंट कर लेंगे और एक्जार्क जगह में इंडार्क कर लेंगे, तो इसमें कोई भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। थर्ड पॉइंट है जनरली कैम्बियम एब्सेंट इन रूट। ये भी बात बिल्कुल सही, जनरली रूट में जो होता है कैम्बियम एब्सेंट होता है, बट चूंकि सेकेंडरी ग्रोथ रूट में भी होती है तो कह रहे हैं एट डेवलप एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसका मतलब है इन जनरल वे में रूट में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एब्सेंट होती है, या फिर कह सकते हैं जो कैम्बियम होता है वो एब्सेंट होता है, बट सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो एट द टाइम ऑफ स्पेशली टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ये वैस्कुलर बंडल जो होता है, सॉरी कैम्बियम डेवलप हो जाता है। इनकी नेचर कैसी होती है, रेडियल एक्जार्क होती है, और जो रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो आपके वैस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम दोनों के इन्वॉल्वमेंट से होती है। सो करेक्ट आंसर डी। ये भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे करके होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, इनमें फॉलोइंग वन इज ऑड वन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेनिंग माउट। देखिए आपके न्यूट्रिशन कौन कैसे ऑब्टेन करेगा, कि विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय विच मेथड, इस पॉइंट से बात करते हैं। इसमें ने बात किया कि न्यूट्रिशन ऑब्टेनिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इन विच ऑफ दी फॉलोइंग, मतलब 4 जो दिए हुए हैं मेंबर्स, इनमें से एक ऑड वन है, मतलब 3 एक को फॉलो करेंगे, एक को फॉलो करेगा। तो पहला है नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस, थायोथ्रिक्स एंड नॉस्टॉक। तो गाइज आप इसमें देखते हैं जो ऊपर वाले 3 जो हैं 1 2 3 वाले, ये आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। देखिए ऑटोट्रॉप्स है बट कीमो ऑटोट्रॉप्स है, मतलब जो CH2H2 वाली फोटोसिंथेसिस इनमें नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना है आप, ये CO2 यूज़ नहीं करते, ये किसी इनऑर्गेनिक केमिकल का यूज़ करते हैं। जबकि नॉस्टॉक आप देखते हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट, मतलब हमारे अर्थ पे, दैट डू फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किन्होंने करी थी, साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो कहने का मतलब ये है कि, और ये कौन सी फोटोसिंथेसिस थी गाइस, ये आपकी ऑटोट्रॉपिक्स, जो नॉर्मल जनरल फोटोसिंथेसिस थी वो फोटोसिंथेसिस है। जबकि आपके नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस और थायोथ्रिक्स जो है गाइस, ये आपकी कीमो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, मतलब आप भोजन तो खुद बना लेते हैं बट ये कीमो तरीके से, ठीक है। और नॉस्टॉक जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है, इनकी कीमो फोटोसिंथेसिस होती है। तो गाइस यहाँ पे जो ऑड वन है वो नॉस्टॉक है, क्योंकि इसके अंदर जनरल फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस एंड थायोथ्रिक्स के अंदर कीमो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, कीमो फोटोसिंथेसिस होती है, कीमो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी आपको ये इसके प्लांट में बताया था, मेडिसिनल प्लांट पढ़ाए थे, इससे पहले अभी हमने इसमें भी बताया आपको कि फेड्रा के केस में, कि फेड्रा जो हम आजकल पढ़ा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, उसमें एक हमें पढ़ाना है अभी आपको। तो आज की बात है, उससे ड्रग मिलती है जिसका नाम होता है एफेड्रिन,
और आज जो एफेड्रिन हम मिल रही वो कहाँ से मिल रही है, मतलब टुडे एफेड्रिन इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी। तो एफेड्रा एक प्लांट होता है जो जिम्नोस्पर्म्स होता है, सिंपल सा आंसर हम एफेड्रा करते हैं, बट नहीं, आज जो हमें एफेड्रिन मिल रही है वो हम ऑब्टेन कर रहे हैं ईस्ट से। ठीक है, ईस्ट क्या होती है, एक यूनिसेलुलर जो है फंजाई होती है, फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ईस्ट कैसी है, यूनिसेलुलर फंजाई। करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, निफ जीन इज फाउंड इन। निफ जीन एक स्पेशल टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जीन होते हैं, और ये जीन अगर किसी दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर दें तो वहाँ भी वो जीन जो होते हैं जाके ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लांट की यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये आपका एक बैक्टीरिया होता है क्लेप्सेला पिनोमोनिया, उसमें मिलता है, और जो वीट और राइस जैसे क्रॉप्स होते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड को बढ़ाने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं निफ जीन। ठीक है, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, राइटिडोम रिफर्स टू। देखिए राइटिडोम जो टर्म है वो किसके लिए यूज करा जाता है, एपिडर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस, पार्ट्स ऑफ कॉर्टेक्स, ऑल आउटर सेल्स ऑफ बार्क, पेरिसाइकिल प्लस प्राइमरी फ्लोएम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। तो भाई जो राइटिडोम टर्म है वो आपका बार्क के बाहर जितनी भी सेल्स होती हैं उन्हें हम एक टर्म देते हैं जॉइंट लेवल पे राइटिडोम। आपको ध्यान रखना है बार्क के बाहर, आउटर सेल्स, ऑल आउटर सेल्स ऑफ द बार्क इज नोन एज राइटिडोम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, और एक न्यू तरीके के क्वेश्चन है। इन विच आर द फॉलोइंग इज ए केमिकल बीड। देखिए हर एक उसमें बीड होते हैं, बीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, जैसे ट्री होते हैं तो ट्री के अंदर बीट्स होता है, जैसे कि आपने देखा हो सहतूत, जिसे मलबेरी बोलते हैं गाइस, ये ट्री के अंदर बीट्स होता है। बीट्स का मतलब कि आपने देखा होगा सहतूत को बहुत कम जगहों पे हम प्लांटेड करते हैं, वरना वो खुद ही ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ट्री के अंदर भी। इसी तरीके जो हार्वेसियस प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम बीट बोलते हैं, एक्चुअल जिनके लिए बीट टर्म यूज़ करा जाता था, जैसे हमारी राइस और वीट की जो क्रॉप्स होती है, हम जब क्रॉप को लगाते हैं तो क्रॉप के निकलने से पहले वहाँ पे जो दूसरी ग्रासेस निकल आती हैं उन्हीं को हम बीट बोलते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इंडिया में बहुत ही स्पेसिफिक बीट्स पाए जाते हैं। जैसे अभी आगे क्वेश्चन आएंगे कि वीट के लिए सबसे जो वीट को जो कंपटीशन देने वाला बीड है वो कौन सा है। ठीक है, तो बीड जो होते हैं अनवांटेड प्लांट होते हैं, इन्हीं को मारने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल बीड कौन सा है, मतलब जो केमिकल्स होते हैं हमारे उनमें भी एक बीड है, जैसे कि आज ऑप्शन में आपके अमोनिया, फास्फीन, PH3 फास्फीन होती है, और ओजोन और सिट्रिक एसिड। तो केमिकल बीड में गाइज ओजोन जो होती है उसे केमिकल बीड बोला जाता है, मतलब ये हर कहीं प्रेजेंट हो जाती है, बिना बुलाए आ जाती है। ठीक है, तो ये ओजोन हो गई, ध्यान रखना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और देखता हूँ इसी तर्ज पे, इसी ट्रेंड पे। इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्री बीड। देखिए हमने जो क्वेश्चन बताया ट्री बीड, तो ट्री बीड अपने को है मलबेरी। जो सहतूत होता है वो ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा ट्री होता है, वो हर्ब नहीं होती ना वो श्रब होती, वो ट्री की तरह होती है, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़ होता है, उसी तरीके से सहतूत का पेड़ हो जाता है। और ये अनवांटेड होता है, इसे कोई प्लांटेड नहीं करता, प्लांटेड करते भी हैं बट ये अनवांटेड भी है, मतलब बिना प्लांट किए हुए भी ग्रो कर जाता है। सो करेक्ट आंसर बी। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट वीड ऑफ द वीट क्रॉप। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीड होते हैं जो रियल में वीड होते हैं, जो हमारी मेन क्रॉप होती है, जो हमारी बेस क्रॉप होती है, जैसे वीट, राइस, मक्का, जौ, बाजरा जो होती है ना हिंदी में हम बोलें, तो उनमें जो क्रॉप ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम वीट बोलते हैं। तो कह रहा है अब वीट जो हमारा होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसमें इस क्रॉप को जब हम लगाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वीट ग्रो करता है वो कौन सा होता है गाइस, और इसके कहते हैं गेहूँ का मामा कहते हैं इसे। ठीक है, और ये सबसे कहलाता है फाइलेरिस माइनर। बट आंसर के अकॉर्डिंग एविना फेटुआ भी एक वीट की क्रॉप में होने वाला बीड है। तो गाइस यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी, मतलब फाइलेरा माइनर और एविना फेटुआ दोनों ही वीट क्रॉप में होने वाले बीट से। पार्थीनियम एक ग्रास है वो भी बीट है, बट वो वीट के साथ नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया कि जो गेहूं का क्रॉप होती है उसके साथ कौन से बीट होते हैं, तो आपका फाइलेरिस माइनर और एविना फेटुआ ये आपके बीट्स होते हैं गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और इस पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर होती हैं कि द मोस्ट बीड ग्रोइंग इन इंडिया बिलोंग्स टू। जो हमारे प्यारे भारत में जो बीड्स होते हैं डिफरेंट क्रॉप्स के साथ या डिफरेंट क्रॉप को कंपटीशन देने के लिए जो बीड्स नेचुरली ग्रो कर जाते हैं फील्ड में, वो मोस्टली कौन होते हैं, डाइकाटिक एंजियोस्पर्म होते हैं, मोनोकाट एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं या टेरोफाइट। तो ये तो वही पता है आपको, जिम्नोस्पर्म में कोई हर्ब होता ही नहीं है। ठीक है, और ये हमारे जो बीड्स मोस्ट बीट की बात करें तो हमारी क्रॉप की बात कर रहे हैं, जब हमारा राइस बीट, तो ये वाले बीट कैसे होंगे, आपके हर्ब्स होंगे, और हर्ब्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में होते ही नहीं है गाइस, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। और ट्रेडोफाइट जो है मोस्टली वो आपके सिरप्स होते हैं, खैर इसमें तो होते हैं तो फिर भी आंसर हो सकता है, बट और फिर होता है मोनोकाट और फिर डाइकाट। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डाइकाट। देखिए इंडिया में अभी तक 14 बीट रिपोर्टेड हुए हैं, 16। ठीक है, 16 रिपोर्ट, टोटल बीट्स कितने हैं 16 इंडिया में जो पाए जाते हैं,
उनमें से जो 14 मतलब 14 बीट जो है वो डाइकाटिक एंजियोस्पर्मिक्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको, मतलब मोस्ट की बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ 16 14 बीट्स आर डाइकोटिलेडन्स। सो करेक्ट आंसर आपका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट दी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कभी सुने नहीं होते, उस तरीके का ये क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ गाइस। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीजीटी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए व्हाट इज ट्रू अबाउट दी हिर्क, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता कि होता क्या है, बट हम इसे आंसर देखते कैसे निकालते हैं। एक केमिकल का नाम है, एक ये नाम है केमिकल का, ठीक है, या एक बीट का नाम है, या एक फिजिकल मेथड का नाम है। तो गाइस आंसर देखिए, ये एक्चुअल में क्या है, एक नेमेटोड है। नेमेटोड क्या होता है गाइस, नेमेटी हेलमेंथीज जो हमारा एक फाइलम होता है जूलॉजी में, उसके मेंबर्स को हम नेमेटी हेलमेंथीज बोलते हैं, ठीक है, उनके मेंबर्स नेमेटोड्स कहलाते हैं। और जो वेरी मच डेंजरस फॉर आवर क्रॉप्स, स्पेशली जो फैमिली क्रूसीफेरी की क्रॉप्स होती हैं, जैसे सरसों का प्लांट, आपका टमाटो का प्लांट, बैगन का प्लांट जिसे हम एग प्लांट बोलते हैं, उसके लिए सबसे डेंजरस होता है नेमेटोड, ठीक है। तो इट इज़ ए नेमेटोड यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल बीट कंट्रोल इन राइस फील्ड लाइक एजोला। एजोला का क्रॉप आपने देखा होगा, राइस का फील्ड, उसमें एजोला, एजोला क्या होता है, ट्रेडोफाइट होता है, आपको पता ही है। उसी तरीके से एजोला और ये जिसके नाम हम ले रहे हैं हिर्क, ये क्या है, दोनों ही बायोलॉजिकल बीट कंट्रोलर यूज करे जाते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है गाइस कि देखो जो क्रॉप है हमारी राइस, ये भी बायोलॉजी है, मतलब इसमें भी लाइफ है। अब इसमें दूसरे जो इंसेक्ट या दूसरे पैथोजन इसे डैमेज ना करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे दूसरे प्लांट या दूसरे कुछ ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं जिससे कि उन पैथोजन से ये बचा रहे, उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसे बोला जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो करेक्ट आंसर है, पहले करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो है डी। इसमें जो करेक्ट पॉइंट है वो आपका है ए और बी दोनों सही है। कहने का मतलब ये क्या है, एक नेमेटोड है, ठीक है, एक नेमेटोड है, और जो बायोलॉजिकल बीट कंट्रोल में यूज़ करा जाता है, कहाँ पे, राइस फील्ड में, जैसे एजोला यूज़ करा जाता है उसी तर्ज पे इसे यूज़ करते हैं, उसी का नाम है। दूसरा पॉइंट है जो नेमेटोड है, ये कौन सा नेमेटोड, जनरल नाम है, नेमेटोड तो बहुत सारे हैं, तो इस नेमेटोड का साइंटिफिक नाम है मनीला स्पिकैडेटा, स्पिनी कैडेटा, ठीक है, मनीला स्पिकैडेटा इसका जो है वो आपका जूलॉजिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम होता है, और ये एक बायोलॉजिकल बीट कंट्रोलर है लाइक एजोला। सो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। और सी में है इट इज़ ए फिश नेम, गाइस ये फिश नहीं है, ये नेमेटोड है, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, विच गिविंग विलो गिवन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स के नाम दिए नीचे, आर एजेंट्स फॉर बीट कंट्रोल, बीट पे ज़्यादा क्वेश्चन है आज, आर बीट कंट्रोल इन इंडिया, स्पेशली कहाँ पे, राइस, पैडी होता है राइस, ठीक है, धान जिसे बोलते हैं, धान के खेत के लिए कुछ केमिकल्स का नाम दिया जो कि बीट कंट्रोल की फार्म में यूज़ किए जाते हैं, ओके। नाउ इन आउट ऑफ 4 में कह रहा है कि वन ऑफ विच यूज्ड आफ्टर इमरजेंस, मतलब जैसे हमने राइस की ट्रांसप्लांट लगाया और उससे मतलब उसकी नर्सरी लगाई और उससे क्या हुआ, बीट्स राइस का प्लांट डेवलप हो गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इन 4 में से एक ऐसा भी है जो यूज आफ्टर इमरजेंस। आफ्टर इमरजेंस का मतलब हुआ कि पोस्ट इमरजेंस एजेंट, बाकी तो बिफोर इमरजेंस, ठीक है, कि हमने राइस को लगाया पैडी और उसके बाद उन्हें हमने उसमें दूसरी जो आपने सुना होगा हिंदी में बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में मच्छेटी, ठीक है, उसी तरीके का। मगर ये वाला है जब पोस्ट इमरजेंस, जब इमरजेंस का मतलब होता है जब उसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाए, उस टाइम हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, पोस्ट इमरजेंस केमिकल। प्री इमरजेंस तो बहुत सारे कि धान का पेड़ लगा दिया, अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब फ्लावरिंग नहीं हुई है, ना फ्रूट आया, और उन्हें सब केमिकल यूज़ कर दिए। मगर पोस्ट इमरजेंस मतलब आफ्टर इमरजेंस के बाद कौन सा केमिकल यूज़ करा जाता है, वो है आपका प्रोपेनिल। ये ध्यान रखना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एग्रीकल्चर के लोग भी वैलिड हैं इस एग्जाम में, आप पीजीटी और टीजीटी में, जिन्होंने पीजीटी में अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने बीएससी बायोलॉजी करा है, जिनके पास जूलॉजी बॉटनी ग्रेजुएशन में रहा, बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर एमएससी भी कर लिया, उनके लिए भी ये एग्जाम वैलिड है। तो इसलिए आप थोड़ा सा टच एग्रीकल्चर वाला भी रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके लिए हो सकते हैं, और ये बायोलॉजी का पार्ट है गाइस, बॉटनी का। नाउ पैथोलॉजी के चैप्टर से ये क्वेश्चन है जहाँ पर पैथोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑड वन इन टर्म्स ऑफ कल्चरल मेथड यूज्ड इन बीट मैनेजमेंट। हमने उसी को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन बनाए हैं, इसी तरीके क्वेश्चन को कलेक्शन किया है कि कल्चरल मेथड्स होती हैं गाइस, जैसे होता नहीं कि हम केमिकल का यूज़ ना करें, हम बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ ना करें, केवल हम कल्चरल मेथड। कल्चरल का मेथड सिंपल ये समझें कि हमारे फील्ड है, हमने वीट लगाया और वीट के हमारे गेहूँ के फील्ड में बहुत सारी घास उगाई है जिन्हें बीट कहते हैं, हम जाके अपने फील्ड में एंट्री करें,
और उन्हें बाई हैंड, बाई खुरपी की मदद से हिंदी में बोलते हैं, तो उन्हें हम निकाल दें। दिस इज़ कल्चरल मेथड्स। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि आउट ऑफ फाइव मेथड्स हैं, इसमें एक मेथड ऐसी है जो आपकी कल्चरल मेथड नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करा गया है, कुछ केमिकल का यूज़ करा गया, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया किसी बीट को कंट्रोल करने के लिए गाइस। तो इसमें आपका देखें, हैंड बीडिंग का मतलब हैंड से हम खोल लें, हैंड पुलिंग हाथ से खोलना, भाई हैंड पुलिंग, हैंड बीडिंग मतलब खुरपी का यूज़ करके, पुडिंग या फ्लडिंग मतलब पानी भर दे, पानी के भरने का मतलब क्या, वो हाइपोक्सिया की वजह से जो प्लांट बीट वाला होता है वो मर जाता है, क्योंकि बीट्स होते हैं ब्रॉड लीफ, वो नीचे नीचे होते हैं, और जो हमारा मोनोकाट होता है उसकी लीफ होती है पतली सी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ब्रॉड लीफ का, क्योंकि जब ये बनाए जाते हैं तो उसमें यही कॉन्सेप्ट लगाई जाती है कि जो ब्रॉड लीफ हमने जो आपको सबसे पहले बताया था कि जो मोस्ट बीड होते हैं इंडिया में वो आपके डाइकाट हैं। डाइकाट का मतलब होता है उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, उन पे जो हम पेस्टिसाइड डालेंगे, जो स्प्रे करेंगे तो बहुत देर तक रुकेगा और वो उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जबकि वही केमिकल प्लांट को मारा, मगर हमारा जो मेन क्रॉप होता है राइस या व्हीट, उनकी लीफ जो होती है पतली होती हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, उस पर वो केमिकल नहीं रुक पाता है और हमारा जो क्रॉप होता है वो बच जाता है और जो बीड होता है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो पॉइंट इसे यहाँ पे है कि जो रोटेरी बीडर, रोटेरी का मतलब समझ लिया मैकेनिकल आएगा, एक रोटेटर होता है जिसमें आप आयरन के टूल्स होते हैं उनके थ्रू हम उसे बीट कर दें, तो ये जो मेथड है ये मैकेनिकल मेथड से। बाकी आपकी हैंड बीडिंग, हैंड पुलिंग, पुडिंग, फ्लडिंग, ये सब आपकी कैसी मेथड है, कल्चरल मेथड टू बीट कंट्रोल। ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर से एनाटॉमी पे क्वेश्चन है, देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फैक्ट, इसमें से कौन सा फैक्ट ट्रू है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखिए। इन सम स्पीसीज फेलोडर्म सेल्स आर सर्टेन क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार, सर्टेन नहीं है कंटेन। ठीक है, कंटेन मतलब कुछ जगहों पे ये दिखाया गया, कुछ स्पीसीज में जो फेलोडर्म्स होता है, ठीक है, जिसे हम कार्क बोलते हैं, उनकी सेल्स में आपका क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च। देखिए जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, अल्टीमेटली स्टार्च भी होगा, जबकि फिलोडर्म में होना नहीं चाहिए। बट कुछ स्पीसीज में ऐसा देखा गया है कि जो बाहर का फिलोडर्म होता है, फिलोडर्म की सेल्स होती हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है और स्टार्च भी होता है। जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो भाई स्टार्च तो होगा ही, फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ पे। ये स्टेटमेंट्स ठीक है, मैंने आपको बोला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, बार्क। अभी हम समझाएंगे बार्क क्या होती है। देखिए, ऑल टिश्यूज आउटसाइड द वैस्कुलर कैविटी, इसे ऐसे करके ध्यान रखो भाई। देखो हम बता रहे हैं बी, ये वाली बी है, मगर इसका आंसर इधर से आएगा। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जो भी टिश्यूज होते हैं उन्हें हम बार्क बोलते हैं, ए बी वाली बी। ठीक है, जैसे पेरिडर्म जिसमें 3 लेयर होती है, इसका मतलब 3 लेयर। ठीक है, पेरिडर्म, प्राइमरी कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले होते हैं और इन सबको हम एक ही टर्म देते हैं, बार्क। ओके, दूसरा एक पॉइंट होता है कार्क। कार्क क्या होता है, ये सभी डेड होते हैं, तो पहले डेड होता है, पहले ये ध्यान रखना। बार्क और कार्क में सिमिलरिटी डिफरेंस क्या है, बार्क में लिविंग भी हो सकते हैं और कार्क में टोटली डेड सेल्स होंगी। ठीक है, डेड टिश्यूज आउटसाइड द कार्क कैम्बियम। देखिए यहाँ पे सी और सी है, ऐसे ध्यान रखना है। कार्क कैम्बियम के बाहर कार्क कहलाती है और वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर बार्क कहलाती है। और बार्क और कार्क में डिफरेंस क्या है, लाइफ का, मतलब बार्क में लिविंग सेल्स भी हो सकती है और कार्क में सभी कितने होंगे, डेड टिश्यू होंगे। अब इसमें कौन आएगा, कार्क कैम्बियम के बाहर का एपिडर्मिस आएगा, लेंटिसेल्स आएंगे, हाइपोडर्मिस आएगा और कुछ पार्ट कार्टेक्स का आएगा। ठीक है, देखिए कार्टेक्स उधर भी था मगर यहाँ पर केवल कुछ पार्ट। ओके, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो 3 ऑप्शन है आपके ए बी एंड सी जो मैंने बताया, कार्क क्या है, बार्क क्या है, और आपका जो स्टेटमेंट है कि फेलोडर्म जिसे हम कार्क कैम्बियम बोलते हैं, उसके कुछ जगह कुछ प्लांट में ऐसा देखा जाता है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट के साथ स्टार्च भी प्रेजेंट होता है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द बार्क। देखिए बार्क के बारे में हम एक जनरल क्वेश्चन आपको पहले बता ही दिया क्या होता है बार्क। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जो भी होता है उसे बार्क कहते हैं। आउटर सुपरफिशियल कवरिंग ऑफ ट्री ट्रंक, ट्री जैसे कोई प्लांट है इसका ये, ठीक है, तो आउटर सुपरफिशियल मतलब हल्की हल्के बाहर की सुपरफिशियल कवरिंग होती है, उसे बार्क कहा जाता है। विच सेपरेट ऑफ एनुअली, और ये हर साल गिर जाती है, सेपरेट ऑफ एनुअली हर साल गिरती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है आउटर सुपरफिशियल कवरिंग ट्री ट्रंक्स विच सेपरेट ऑफ अल्टरनेट ईयर। ये इसमें दूसरे में केवल एक ही डिफरेंस है कि एक साल रुक के दूसरे साल, एक साल नहीं गिरेगा दूसरे साल, मतलब 2 साल में एक बार गिरता है, 1 साल के बाद गैप होके। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल टिश्यूज आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, बार्क जो होता है वो ऑल टिश्यू ऑफ दी, आपको बता ही चुके पर ये तो रिपीट हो गया, तो ये भी सही है और पहला भी सही है। ये कह रहा है कि अल्टरनेट ईयर में मतलब गिरता है बार्क, सेपरेट ऑफ होता है नहीं, हर साल उसका एक लेयर जो है गिर जाती है टूट के, कहने का मतलब वो। ठीक है, तो जो करेक्ट है पहला और तीसरा, तो करेक्ट आंसर आपका डी, बोथ ए एंड सी, मतलब एनुअली ये गिरती है और सुपरफिशियल कवरिंग को ही बार्क कहते हैं और वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू होते हैं वो सभी बार्क कहलाते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 17, देखिए एक बार हमने अभी से एक्सप्लेन भी पूरा थोड़ा सा लिख के बता दिया आपको। इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू इज करेक्टली मैच्ड पेयर। अब देखो करेक्टली मैच्ड पेयर देख लो क्या है इसमें,
राइटिडोम ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि ऑल आउटर डेड सेल ऑफ बार्क। देखो बार्क खुद बाहर का है, अब बाहर का आउटर राइटिडोम कहलाता है। ओके, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ऑप्शन हो गया डी। आप पहले पॉइंट समझ लो। देखो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो सबस्टेंस होता है, ठीक है, वो बार कहलाता है, ठीक है, और जो कार कैम्बियम के बाहर आउटर टिश्यू होते हैं वो कार कहलाते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का टिश्यू बार कहलाता है, ठीक है। अब जो बार के बाहर होता है गाइस, देखा बार आगे, बार के बाद ये राइटिडोम कहलाता है। ये डायग्राम थोड़ा सा इधर देखें, ये आपका वैस्कुलर कैम्बियम, ये आउटर टिश्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा बार्क। अब बार आउटर टिश्यू यहाँ पे आएगा, तो इसके बाहर बार का आउटर टिश्यू ये क्या कहलाएगा, राइटिडोम, जो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने तीनों टर्म देख लिए कि राइटिडोम ऑल आउटर टिश्यू ऑफ बार्क, और कार क्या है, कार कैम्बियम के बाहर के जितने टिश्यू होते हैं जो डेड होते हैं वो कार कहलाते हैं, और बार क्या है, ऑल आउटर साइड टिश्यूज ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम। तो करेक्ट आंसर डी, ये सभी मैचिंग जो है करेक्ट है। राइटिडोम, कार्क एंड बार्क कुछ भी नहीं है, ये केवल एक एसोसिएशन को टर्म दिया गया है कि बार्क जो है वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यूज हैं उन्हें बार कहते हैं। इसी तरीके से कार कैम्बियम के बाहर जो भी डेड टिश्यूज हैं उन्हें हम कार कहते हैं, और राइटिडोम जो है वो बार में, क्योंकि कई सारी चीज़ें आ रही हैं तो उसका जो सबसे आउटर वाला पार्ट है उसे हम राइटिडोम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं गाइस, देखिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। इन विच आर द फॉलोइंग ट्री, प्लांट है ट्री, क्योंकि ट्री की क्वालिटी है, बी फाइंड रिंग बार्क। देखो बार्क तो सिंपल हो गया कि वो जैसे कोई प्लांट का, जैसे कोई प्लांट है, साल सपोज कर ये कोई प्लांट है हमारा यूकलिप्टस का, हमने से यहाँ से कट करा तो हमें क्या दिखता है, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखता है, ये है बार्क, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर कवच ये उतारते हैं तो ये टुकड़ों में गिरता है मोस्ट ऑफ द प्लांट में, मगर कुछ प्लांट में क्या होता है, ये पूरी लेयर एकदम ऐसे करके उतरती है एक साथ, एक पूरे पैच की फार्म में। उस कंडीशन में हम उसे क्या बोलते हैं, बार्क को रिंग बार्क बोलते हैं। और रिंग बार्क सभी प्लांट में नहीं होती, कुछ एक प्लांट में रिंग बार्क की, मतलब बार्क रिंग फार्म के, रिंग की फार्म में हो उसे रिंग बार्क बोलते हैं। और ये वाला केस होता है गाइज आपका सी ऑप्शन, बिटूलिया यूटिलिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट, जिसे हिंदी में गाइज हम क्या बोलते हैं पता है आपको, भोजपत्र बोलते हैं। और ये कहा जाता है जो हमारे एंशियंट एपिक थे, रामायण महाभारत, ठीक है, ये सब इसी की लीव्स पे लिखे गए थे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आगे मैंने क्वेश्चन बनाया, पहले उसी को देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में गाइज। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, भोजपत्र, क्वेश्चन को समझें। टर्म गिवन टू द प्लांट, पूरे प्लांट को नाम दे सकते हैं या उसकी लीव्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज्ड एज पेपर टू रिटन आवर रिलीजियस एपिक्स, एपिक का मतलब ही रिलीजियस वो होता है, लाइक रामायण एंड महाभारत। मेंशन, ये बात किस पे मेंशन है कि भाई भोजपत्र पर लिखे गए, ये बात मेंशन है आपकी चरक संहिता, एक बुक होती है पुरानी, या जो आपका ऋजुवेद है, ऋजुवेद, ठीक है, ऋजुवेद लिखा हुआ है, ये तो फैक्ट हो गया। इट्स बॉटनिकल नेम, इसका बॉटनिकल नेम क्या है हम ऊपर आपको बता चुके हैं, इसे बोलते हैं बिटूलिस यूटिलिस, बिटूलिया यूटिलिस बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, भोजपत्र। ना क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेंट, जैसे कोई बहुत मोटा जो प्लांट होता है, थिकी प्लांट, तो देखते हैं उसकी जो बॉडी पे उसकी जो स्टेम होता है उस पर कुछ ऐसी बर्ड्स निकल आती हैं, और इन बर्ड्स के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। अब सुने कहानी क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लेंटिसेल, लेंटिसेल के बारे में कौन सा फैक्ट सही है। देखो पहला पॉइंट, पूरी समरी समझ में आ जाएगी, लेंटिसेल रियल में क्या, पूरा बता दिया मैंने अभी स्ट्रक्चर। अब देखें, इट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग पोर, कॉमनली से क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग पोर कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दो बात का तो यूज़ करा जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि केवल गैसेस का एक्सचेंज ही करते हैं प्लांट के अंदर का एटमॉस्फेयर में और आउटसाइड का एटमॉस्फेयर, बट ये इससे पानी भी निकलता है, मतलब ट्रांसपिरेशन, जैसे लीफ के स्टोमेटा से निकलता है वैसे लेंटिसेल भी ट्रांसपिरेशन होता है, दोनों बातें करता है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नाउ बी स्टेटमेंट है, इट इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ पेरिडर्म, पेरिडर्म का मतलब क्या होता है, जो बाहर का टिश्यू आपको बता चुके अभी, उसमें क्या होता है, उसका पार्ट होता है। और पेरिडर्म में स्पेशली जहाँ पे जो फेलोजन होता है, फेलोजन तो कोई कन्फ्यूज ना हो, ये फेलोजन जो होता है कार कैम्बियम का ही दूसरा नाम होता है टेक्सोनॉमी में, फेलोजन, जहाँ पे कार कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है कुछ ज़्यादा ही तेज हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर प्लेस। इसका रिजल्ट क्या होता है, वहाँ की जो कार्क सेल जो बनती है वो उनके ऊपर जो बाल होती है वो तेज होती है, कहने का मतलब है बहुत ही स्पीडी डिविजन्स होते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, पेरिडर्म के कुछ पर्टिकुलर रीजन्स पे, जहाँ पे लेंटिसेल को बनना होता है तो वहाँ जो पेरिडर्म होती है वहाँ पे कार कैम्बियम जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है, मतलब बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होता है, इमैच्योर सेल डेवलप हो जाती है, कहने का मतलब सेल की जो बाल होती है, जैसे हम सेल बाल बोलते हैं, वो बहुत थिन होती है, ठीक है। उस कंडीशन में हम उन कार सेल को क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है गाइस। सी स्टेटमेंट क्या है,
फार्मेशन ऑफ लेंटिसेल एग्जिट। अब क्या होता है, जब फार्मेशन ऑफ लेंटिसेल का हो जाता है तो वो एक प्रेशर बनाता है किसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, जिससे क्या होता है एक पोर बाहर की तरफ निकल आता है कि हमें बाहर की तरफ रास्ता दीजिए, उसका अंदर तो बन गया है, ठीक है, तो वो प्रेशर करता है, एग्जिट का मतलब इम्पोज प्रेशर ऑन एपिडर्मिस, तो क्या होता है, तो वो पोर मतलब छिद्र का फॉर्मेशन हो जाता है, वो प्रेशर करते हैं वो सेल्स। और डी ऑल ऑफ दी, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे बनती लेंटिसिल, लेंटिसिल क्या करती हैं, और लेंटिसिल बनने के बाद क्या करती है, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर लगाती है, ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर डी। एंड लास्ट क्वेश्चन है जो साइज के अकॉर्डिंग है बायोलॉजिकल सिस्टम में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपको बता दूं इसका आंसर भी करेक्ट है ए, ठीक है, मतलब जो अरेंज है बिल्कुल उसी के सामने लिखा हुआ है। आपने सुना होगा PPL जैसे बोलते नहीं, पिलोरुमिना लाइक ऑर्गेनिज्म, इनका साइज देखिए माइक्रो मिलीमीटर में होता है, कहाँ से 0.1 से लेके 1 बस इतना। उसके बाद एस्टाबुलेरिया आता है, एक सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी होता है जिसका साइज 10 सेंटीमीटर होता है, ओके। उसके बाद नर्व सेल हमारी जो कहते हैं ना सबसे बड़ी सेल है 90 सेंटीमीटर होती है, 90 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो आपका ओव्यूल होता है, सॉरी अंडा ऑस्ट्रिच का, वो होता है 70 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सही है। PP, एस्टाबुलेरिया, नर्व सेल और ऑस्ट्रिच का जो साइज़ है वो आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं, जैसे कि नर्व सेल का साइज 90 सेंटीमीटर, एस्टाबुलेरिया 10 सेंटीमीटर का होता है, PPL 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.1 से 1 माइक्रोमीटर, और ऑस्ट्रिच का जो होता है वो 170 सेंटीमीटर का होता है गाइस। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइस।